कि जब हम बात करते हैं कि एक मैसेज में, यानी मैं शुरू से अगर बताना चाहूँ तो जो बच्चा नया आया है उसको भी, कि हम बात कर रहे थे मैसेज के हवाले से, ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं, ऑडियंस पे बात कर चुके हैं, स्ट्रक्चर की बात चल रही थी। स्ट्रक्चर के हवाले से हमें चार बातें समझानी थी कि मैसेज में कितनी मिकदार होनी चाहिए इंफॉर्मेशन की, इसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, इसमें मटेरियल को ग्रुपिंग कैसे करनी चाहिए और इसकी तरतीब क्या रखनी चाहिए, ये हमने बात करनी थी। सबसे पहले हमने कहा कि हमने मालूमात से ओवरलोड नहीं करना, खामखा बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं देनी। दूसरी बात हमने ये कही थी कि सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी है, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को अवॉइड करना है। और तीसरी बात हमने कही थी कि जब हमने मालूमात देनी है वो मालूमात में इंतहाई ज़्यादा सही फैक्ट्स और फिगर डालने, एक्यूरेसी रखनी है, नाम ठीक हो, एड्रेस ठीक हो, नंबर ठीक लिखे हो, टोटल ठीक लिखे हो। तो ये हमने पहली बात की थी। यहाँ पे एक सवाल आ गया था, इसका जवाब आपने बहुत अच्छा दे दिया था, इसलिए इसे मैं आप जंप करता हूँ, इसे भी जंप करते हैं, ये कल कर लिया था हमने। बात करते हैं फ्रेमवर्क पे। फ्रेमवर्क पे जब बात हुई थी तो मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स को ये मशवरा दिया था कि बात ये होती है कि जब आप कोई घर बनाते हैं तो उसका एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। कैसे बनाते हैं घर? आप कहते हैं जी ये मेरा प्लॉट है, इसके शुरू में यहाँ गाड़ी खड़ी हो जाए, यहाँ किचन बन जाए, यहाँ एंट्रेंस का रास्ता हो, यहाँ मेरा बेडरूम हो, यहाँ टीवी लॉन्च हो, यहाँ वॉशरूम हो। इस तरह करके आप एक डिज़ाइन बनाते हैं। इसी तरह जो हमारा मैसेज है उसमें भी यही हिकमत अमली होती है कि हम पैगाम जो है उसके अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि तमाम नेसेसरी पार्ट्स जो हैं वो मौजूद हों, तमाम नेसेसरी पार्ट्स मौजूद हों, और उसकी भी एक तरतीब हो कि पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके अंदर डिटेल लिखी जाएगी, फिर डिटेल के बाद उस डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, और फिर उसके बाद कंक्लूजन होगा। तो जिस तरह आप अपना घर डिज़ाइन करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम अपना जो है मैसेज को डिज़ाइन करते हैं और उसको एक फ्रेमवर्क देते हैं कि शुरू में इंट्रोडक्शन होगा, आगे डिटेल दी होगी, डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिखी होगी, और आखिर में जाके कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन के बाद एक जो है फाइनली हम जो है पॉजिटिव क्लोज किया होगा। इस तरह करके एक पूरा डिज़ाइन हम जो है वो बनाते हैं अपने मैसेज के लिए। इस तरह से हम अपना काम चलाते हैं। तो देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो हम एक आम तौर पे ये होता है कि हम जैसे खबरनामा होता है तो पहले हेडलाइंस ले लेते हैं। लेकिन ये जो हेडलाइंस होती हैं ये जब हम खबरें लिखते हैं तो हेडलाइंस बाद में लिखते हैं। पहले हम खबर, पहली खबर, दूसरी खबर, तीसरी खबर, फिर क्या होता है कि जब सारी खबरें लिख लेते हैं तो एंड पे कहते हैं कि जब आपने स्टार्ट करना है तो तीनों खबरों का इंट्रोडक्शन देना है कि आज के नए खबरनामे में हम आपको बताएंगे कि मेंढक ट्री ट्री क्यों करता है। हम आपको आज के खबरनामे में ये भी बताएंगे कि सियासी माहौल गर्म क्यों है, और आज के खबरनामे में हम आपको बताएंगे कि चिड़िया चू चू क्यों करती है। तो इस तरह करके हर पैराग्राफ जो आगे लिखा होता है उसकी एक टॉपिक की हेडलाइन दे दी जाती है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो हैं ये लिख दी जाती हैं और हम इन्हें कहते हैं कि ये जनाब इसकी जो है ये एग्जेक्टिव समरी है। लेकिन हर समरी के बाद तफसील देना ज़रूरी होती है। अगर मैं सिर्फ हेडलाइन बता के चला जाऊँ तो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, हो सकता है मेरा टीवी चैनल ही तोड़ दें आके। वो कहेंगे ये अजीब आदमी है, अलाव तो जलाता है, आग नहीं जलाता, तेल डालता है और आंच नहीं जलाता, पकड़ो उसको मारो पकड़ो। तो लिहाजा जब हम हेडलाइंस देते हैं तो फिर मेन बॉडी में आके शॉर्ट पॉइंट्स के अंदर बताना शुरू करते हैं कि मसला है क्या, हम कहना क्या चाहते हैं। और जब भी हम कोई बात करते हैं उसके साथ हम सपोर्टिंग डाटा जरूर देते हैं। कोई डायग्राम दे सकते हैं, कोई सीवी दे सकते हैं, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे सकते हैं ताकि अपनी बात को साबित कर सकें। इसी तरह हम अपने मैसेज को स्प्लिट करते हैं मेन बॉडी से लॉजिकल यूनिट्स के अंदर। लॉजिकल यूनिट्स के अंदर कल मैंने बताया था कि 3 तरह की बातें लिखनी थी, मार्केटिंग की, अकाउंट्स की और एचआर की। अब हम पहला पॉइंट लेते हैं मार्केटिंग का, दूसरा पॉइंट लेते हैं अकाउंट्स का, तीसरा पॉइंट ले लेते हैं हम एचआर का, और फिर उसके बाद चौथा पॉइंट फिर मार्केटिंग का बना देते हैं, फिर हम पांचवा पॉइंट जो है अकाउंट्स का बना देते हैं, और फिर हम छठा पॉइंट एचआर का बना देते हैं। लोग कहेंगे पागल है, अकल ही नहीं। भाई जब तुम मार्केटिंग की बात कर रहे हो तो ये चौथा पॉइंट जो है ये पहले के साथ ही ले जाओ। मार्केटिंग की सारी बात पहले खत्म करो,
फिर अकाउंट्स की बात फिर दोबारा क्यों लाए हो? अकाउंट्स का ये जो 5वां पॉइंट है ये दूसरे के साथ ही रखो और अकाउंट्स की बात खत्म करो। तो फिर 3+6 यानी कि HR की बातें दोनों करो, यानी एक काम पहले खत्म करो फिर दूसरा काम शुरू करो, ताकि तुम्हारा जो कम्युनिकेशन है वो लॉजिकल सीक्वेंस में हो। ये ठीक है कि ये मेन पॉइंट हो जाए, ये सब पॉइंट हो जाए, ये मेन पॉइंट हो जाए, ये सब पॉइंट हो जाए, ये मेन पॉइंट हो जाए, ये सब पॉइंट हो जाए, तो एक पॉइंट मेन बन जाएगा, एक पॉइंट सब पॉइंट बन जाएगा उसका। इस तरह करके हमारी तरतीब चलेगी और हम हेडिंग देंगे कि ये मार्केटिंग है, ये अकाउंट्स है, ये HR है, तो हमारी बात जो है वो समझी जाएगी। अच्छा भी HR की सारी बातें इकट्ठी, अकाउंट्स की सारी बातें इकट्ठी, मार्केटिंग की सारी बातें इकट्ठी, तो इस तरह सारी बातें एक ही तरह से कही जाएंगी। अब ये बच्चों होगी हमारी तरतीब। अगर ये समझ आ गई तो एक जी लिख के एंटर कर दें। आल दो कि कल मैं ये समझा दूंगा कल मैं ये सारी बातें कर चुका हूँ, आज जरा फिर वो रिव्यू देना पड़ गया चूंकि कल टॉपिक खत्म ना कर सका था मैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो अगले सवालात हैं वो मैं करा चुका हूँ कल, इसलिए मैं उन पर नहीं रुकूंगा, उनको मैं तेजी से निकाल दूंगा और बात करेंगे हम सिलेक्शन एंड ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल। ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल का वही असूल है कि रेलेवेंट पॉइंट इकट्ठे करो, मार्केटिंग के सारे पॉइंट इकट्ठे, अकाउंट्स के सारे इकट्ठे, HR के इकट्ठे, तो पुट द रेलेवेंट पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंस, इनको इकट्ठा रखें। लेकिन बाज लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमेशा टॉपिक मेन और उसके आगे सब टॉपिक होना चाहिए। ये बात भी मैंने अभी बताई है कि ये मेन टॉपिक हो जाए, सब टॉपिक हो जाए, मेन टॉपिक हो जाए, सब टॉपिक हो जाए, तो मेन टॉपिक के पीछे सब टॉपिक होना चाहिए और इनमें लॉजिकल कैटेगराइजेशन होनी चाहिए कि मार्केटिंग की बातें सारी इकट्ठी है, HR की इकट्ठी, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं कि जो है हमारा काम ये है कि जो प्राइमरी मैसेज है, बुनियादी मैसेज है, उसको अहमियत दें, उसको रिप्रेजेंट करें और सपोर्टिव पॉइंट उसके बाद में लेके आए और फिर आइडियाज के सब टॉपिक बनाए। सब टॉपिक के आगे एक वाटरफॉल सिस्टम बनाए कि HR बनाई थी, HR के सारे टॉपिक रखे, फिर HR के सारे पॉइंट ऐड होने शुरू हो गए, फिर मार्केटिंग शुरू हुई, मार्केटिंग के सारे बात शुरू हो गए। इस तरह करके मैंने बना दिया। ये जो है ये मैंने डिस्कस कर लिया था कल। अब आ गई इसकी ऑर्डरिंग पे बात। ऑर्डरिंग की जब आप बात करते हैं, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैसेज। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैसेज मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं। बाज लोग जादूगरी करते हैं, वो ये करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले डिस्कस करके लोगों को जगा देते हैं। जैसे खबरनामे में क्या होता है कि मेन पॉइंट पहले बात हो जाती है कि आज जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने चाइनीज प्रेसिडेंट से मुलाकात की, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने टर्की के फॉरेन मिनिस्टर से बात की, आज हमारे पाकिस्तान में जो है सफेद रंग का चीता जो है वो लाहौर की शादमान मार्केट से निकला और मरी की तरफ भाग गया। तो मेन बातें पहले करते हैं ताकि लोग अलर्ट हो जाए, हैं सफेद रंग का चीता शादमान से निकला और मरी की तरफ भाग गया इतनी तेज। फिर लोग सोचते हैं अच्छा प्राइम मिनिस्टर ने टर्किश फॉरेन मिनिस्टर से बात की, बढ़िया हम बात हुई होगी, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो चाइनीज प्रेसिडेंट से मिले हैं, लोग भी नए जहाज आने वाले हैं। बात सुन लो फौरी तौर पे, लगता है J10 पाकिस्तान ने खरीद लिया या J21 खरीद लिया, जरा गौर से सुनो, आज को बड़े बड़े काम होने वाले हैं कि इंडिया राफेल ले आया और हम पता नहीं क्या लेने जा रहे। अच्छा बच्चों, तो इस तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले कह के लोगों को जगा देते हैं। अगर मैं नींद में बैठा खबरें सुन रहा ऐसे ढीला हुआ हूँ, हाँ जी, कोई बंदा आपकी तरह है वो जनाब ढीला हो गई हूँ बैठा हुआ, और कोई बंदा ऐसे है वो पक्का सिगरेट भी, तो क्या होता है एकदम सुनता वही पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर टर्किश फॉरेन मिनिस्टर से मिला, अखा खोल यार की हो गया, देखो आर्मी चीफ जो है चाइनीज प्रेसिडेंट मिल रहा, आंखें खोलो, शादमान से चीता निकला, मरी जा रहा, भागो यार, देखो क्या हो गया है। तो बहुत अलर्ट हो जाते। लेकिन बाज लोग ऐसे होते हैं कि मीठी 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 बातें करके इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड पे जाके सुनाते हैं, बड़े प्यार से बात शुरू करते हैं। एक हंगरी डॉग था, वो लेफ्ट और राइट फिरा, वो बड़ा भूखा था, अचानक उसको एक बुचर की दुकान नजर आई, वहां पे उसने देखा कि एक हड्डी पड़ी हुई है, उसने हड्डी उठाई, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। उसने सोचा मैं नदी पार करके सुकून से बैठ के इसको खाऊंगा, ये इलाका दूसरे कुत्तों का है, यहाँ से भाग जाता हूँ। वो जब बैठा नदी के पुल पे, उसे नीचे साया नजर आया, उसने देखा दूसरे कुत्ते के मुंह में भी हड्डी है, उसने कहा इसकी भी हड्डी छीन लेता हूँ, फिर दो बैठ के खाऊंगा।
उसने मुंह खोला और उसकी अपनी हड्डी की नहर में चली गई। हड्डी नहर में चली गई, नीचे से मछलियां निकली, मछलियों ने हड्डी का गोश्त नोच कर लिया। आगे एक अगरमच्छ बैठा था, थोड़ी मगरमच्छ बैठा था, उसने हड्डी को यूं चबा लिया। डॉग बेचारा देखता रह गया। और आखिर में जाके मैं बताता हूँ कि लालच बुरी बला, द ग्रीडी डॉग। तो यू कैन सी डैट कि आहिस्ता 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 बात की तरफ लेके जाते हैं और आखिर में जाके काम की बात करते हैं। ये भी एक तरीका है, दोनों तरीके हैं भाई, अपनी अपनी जगह। लेकिन अगर किसी ने बुरी खबर भी सुनानी हो, अच्छी खबर भी सुनानी हो, तो हमेशा लोग जादूगरी ये करते हैं कि जो बुरी खबर है वो बाद में सुनाते हैं और अच्छी खबर पहले सुनाते हैं। मैंने कल मिसाल दी थी कि हमारे एक एम्प्लॉय का लोन अप्रूव हो गया घर बनने का, लेकिन उसकी प्रमोशन 6 माह के लिए रोक ली गई क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट डिले हो गया। तो मेरा ये काम नहीं कि मैं उसे बुला के ये कहूँ इधर आओ भाई तुम्हारी प्रमोशन रुक गई है, वो बेचारा ठाए हो जाए। पहले मेरा काम है मैं उसे बुलाऊं और उसे कहूं कि देखो यार, अल्लाह ताला ने तुम्हारी अभी इंगेजमेंट ही की है, हुई है अभी, और अल्लाह ताला ने तुम्हें घर का लोन अप्रूव करा दिया, हालांकि कि अभी तुमने सिर्फ सीए इंटर किया हो। तो जनाब क्या है कि तुम्हें लोन अप्रूव हो गया, तुम्हारा बड़ा खूबसूरत सा घर बनेगा डीएचए रहबर में, 5 मरले का घर होगा, तुम्हारी छोटी सी गाड़ी होगी, तुम्हारी छोटी सी बीवी होगी, नहीं सॉरी ये बात नहीं करी। अच्छा तो क्या है, और लेकिन तुम्हें पता है कि कभी ऐसा होता है अल्लाह एक चीज देते हैं, एक रोक लेते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। हमारा प्रोजेक्ट जरा डिले हो गया, उसकी वजह से आपकी प्रमोशन तो हो जाएगी लेकिन जरा साल एक लग जाएगा। अब देखिए ना बात करने का कितना अच्छा तरीका है, तो इस तरह बात होती है। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि अगर किसी को बुरी खबर ही सुनानी है तो भाई बुरी खबर सुनाने के लिए उसे जरा थोड़ी देर के लिए अपने पास बैठाना पड़ेगा, जरा प्यार से तैयार करना पड़ेगा ज़हनी तौर पे, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए और फिर हम उसको खबर सुनाए। जैसे आपने अक्सर सुना होगा हमारे मुआशरे में ना, किसी को अगर डेथ की खबर देनी हो तो फिर वो बड़े आराम आराम से देते हैं कि जी वो आपने सुना था ना कि मिस्टर जे बीमार हो गए थे। अच्छा वो बीमार हो गए थे तो आपको पता है बड़े शदीद बीमार थे, उनका तो वो किडनी फंक्शन नहीं हो रहा था, लीवर फंक्शन नहीं हो रहा था, फिर आपको पता है वो 3 दिन से आईसीयू में थे। अच्छा हाँ मैंने सुना था। हाँ तो यार बस सुबह फिर अल्लाह ताला हाल के हकीकी से बजा मिले, अल्लाह का हुक्म है यार, अल्लाह की आगे बात तो नहीं ना बनती, तो अल्लाह जो कहे तो ये अल्लाह की रजा है और अल्लाह ताला तुम्हें सब्र अता करे, उनको जन्नत में जगह दे। ठीक है, तो इस तरह करके आप बात कर लेते, तो इस तरह से बात की जाती। इस तरह मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बात भी समझा रहा हूँ कि बात की कैसे जाती। अच्छा तो इस तरह आराम आराम से बात की जाती। अच्छा बच्चा, अब हम ग्रेजुअली बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये था गेट योर माइंड सेट राइट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर इन द राइट हेड स्पेस बिफोर यू स्पीक टू योर स्टाफ, प्रिपेयर फॉर योर टीम एंड बी ओपन। जाहिर बात है तुम अपने स्टाफ को प्रिपेयर कर रहे हो, उनको तैयार कर रहे हो, उनको मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो, तो यकीनन जो न्यूज़ तुम ब्रेक करने जा रहे हो अगर ये गुड न्यूज़ होती वो तो तुम जंप करके सुना देते, जैसे एकदम ऐलान करता बंदा ये रही आपकी नई गाड़ियां और ये रही उनकी चाबियां, तो लोग तो झूमने लग जाएंगे। लेकिन जब तुम आराम से बात कर रहे हो तो यकीनन कोई टेंडर नोटिस रिजेक्ट हो गया है, या कंपनी का जो नया कार डिजाइन है वो रोड अथॉरिटी ने अप्रूव नहीं किया, या ये है कि डिजाइन अप्रूव हो गया है लेकिन उसका इंजन जर्मनी की एक कंपनी ने देने से इनकार कर दिया, जरूर कोई ऐसी खबर है, इसको हम कहेंगे बैड न्यूज। तो बैड न्यूज सुनाने के लिए स्टाफ को इकट्ठा किया, उन्हें समझाया और फिर बात की, तो ये बात होती है। अब रही बात यह कि कहते हैं कि दुनिया में 65 से 70% लोग एक काम करते हैं कि जब उनके पास 2 खबरें होती हैं तो वो हमेशा पहले अच्छी खबर सुनाते हैं और फिर बुरी खबर सुनाते हैं ताकि फेस सेविंग हो सके। अगर आप पहले बुरी खबरें सुनानी शुरू कर देंगे तो लोग कहेंगे बंदा ही मनूस है। अच्छा, तो लिहाजा हमेशा पहले अच्छी खबर सुनाई जाती, फिर बुरी खबर सुनाई जाती, और फिर हम ये कहते हैं कि जनाब मॉम्स डॉक्टर सेड योर कोलेस्ट्रॉल इज डाउन, ये तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल डाउन है, यानी पहले आप हुआ होगा ना, तो पहली अच्छी खबर दी है कि कोलेस्ट्रॉल डाउन है। बाय द वे योर ब्लड प्रेशर इज मोर बैडली हाई, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई है, और योर ब्लड शुगर लेवल आर गुड। अब देखिए ये अप्रोच जो है कहलाती है गुड न्यूज बैड न्यूज गुड न्यूज।
और इस अप्रोच को सैंडविच अप्रोच भी कहते हैं, लिहाजा हम इसके लिए डी ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे जर्नल लॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ द मैसेज। जर्नल लॉजिकल ऑर्डरिंग, इसके मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं। मैथ का अलग तरीका है, साइंस का अलग तरीका है, बायोलॉजी का अलग तरीका है, स्टैटिस्टिक्स का अपना तरीका है। तो देखिए, आमतौर पे नॉलेजेबल तरीके में कोई बात करनी हो तो हमेशा टाइम का ख्याल रखा जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है तो आपने पहले नेल खरीदा, पहले आपने कील खरीदा, फिर आपने प्लांट खरीदा। तो प्लांट महंगा है, क्या आप प्लांट पहले लिखेंगे कि नेल पहले लिखेंगे? क्यों बच्चों? पहले आपने कील खरीदा है, नेल खरीदा है, फिर आपने प्लांट खरीदा है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप ये कर सकते हैं कि प्लांट महंगा है वो पहले लिख लेते हैं, नेल बाद में लिखेंगे। ऐसा हो सकता है? क्यों बच्चों? पहले नेल लिखेंगे या प्लांट लिखेंगे? चले कमेंट्स में इतना तो बता सकते हैं ना जी। तो आप क्या करेंगे, पहले नेल लिखेंगे, क्योंकि पहले नेल खरीदा गया है, बेशक वो 5 रुपए का आया, और उसके बाद 5 करोड़ का प्लांट आया, वो बाद में आया, वो बाद में लिखा जाएगा। इस चीज को कहते हैं टाइम और डेट या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि हमने लिखना चीज को वैसे ही जैसे उसका वक्त के एतबार से वो चीज हुई है। ठीक है जी, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। आप किसी खातून से पूछें, किसी वालदा से पूछें, किसी आंटी से पूछें, किसी खाला से पूछें जाके कि आपकी फैमिली में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, वो ऐसे मिनटों में बताएंगी कि ये मेरा बेटा 1995 में पैदा हुआ था 5 दिसंबर को, ये मेरा बेटा जो है ये 97 में जो है वो 7 अक्टूबर को पैदा हुआ था, ये मेरा बेटा जो है ये 2005 में 30 जून को पैदा हुआ था। ऐसे तरतीब बताएंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लेकिन बाजुकात होती इंपॉर्टेंस की बात। आप मेरे से पूछते हैं कि सर आप हमें ये बताएं कि 1971 की वॉर क्यों हुई थी। अब तारीखी तौर पे तो मुझे चाहिए कि जंग का एक एक दिन बयान करूं, यानी जंग तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही बताऊं। लेकिन जंग के जो कॉजेज है, जाहिर मैं 1971 में तो था नहीं, मैंने तो पढ़ा ही होगा ना। लेकिन आप जब मेरे से कॉजेज पूछेंगे तो मैं कॉजेज में सबसे इंपॉर्टेंट काज पहले और लेस इंपॉर्टेंट काज उसके बाद बयान करूंगा। ऐसा ही होगा ना जी, जब कोई आपसे पूछेगा अच्छा ये लड़ाई क्यों हुई, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे गैर अहम बात में, फर्ज कीजिए अल्लाह ना करे 2 पड़ोसियों में लड़ाई हो जाती है, तो आप बहुत सारी वजूहात होंगी, तो क्या आप सबसे पहले वो वजह बताएंगे जो सबसे कम अहम है, कि जी इनकी बिल्ली उनके घर में छलांग मारी, इनकी बिल्ली ने उनका कबूतर खाया जाके, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे कि वो गाड़ी निकाल रहे थे, इनके गेट में आके लगी और गेट टूट गया और उसके अंदर ये केयरलेस थे। जाहिर बात है पहले गेट तोड़ने का वाकया बयान कीजिए, वो बड़ा वाकया है। उसके बाद बिल्ली का भी बयान कर देंगे, इनकी बिल्ली जम मार के उनके घर गई है और उनका कबूतर लाके खाया, और लक्का कबूतर था वो, तकरीबन जनाब 2,500-3 हजार रुपए का कबूतर था इनका। बिल्ली ने टेस्ट लेके खाया और बिल्ली ने उसके बाद दुम हिला के उनको जुगत भी मारी कि वो गया थोड़ा कबूतर, ये देखो मेरी दुम देखो, मैं भी लक्की कबूतरी बन गई। तो ये जनाब इसकी वजह से लड़ाई हुई। तो आप ये तो नहीं करेंगे, जाहिर बात है आप अहम बात पहले बताएंगे, गैर अहम बात बाद में। हाँ, अगर जब जंग शुरू होगी फिर मैं आपको पूरा बताऊंगा कि जनाब ये जो है ये फला दिन था, पहले दिन ये हुआ, दूसरे दिन ये हुआ। लेकिन जब मैं उसकी कॉजेज की बात करता हूँ तो जाहिर है अहम काज ऊपर होगी और कम अहम कॉज नीचे होगी। तो बहुत सारी जगह ऐसे होती है जहां इंपॉर्टेंस के एतबार से बात की जाती है, ऑर्डर के एतबार से बात की जाती है, अहमियत के एतबार से बात की जाती है, कई जगह ऐसी होती है। लेकिन इंपॉर्टेंस में भी बाज लोग जादूगर होते हैं, वो डिसेंडिंग ऑर्डर भी फॉलो करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर भी फॉलो करते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा मेरे बिल्ली के बताने के तरीके से लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूं कि पहले लेस इंपॉर्टेंट बात बताऊं और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। ऐसा हो सकता है, ठीक है जी। तो पहले लेस इंपॉर्टेंट फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये कौन सा तरीका है, असेंडिंग ऑर्डर है कि डिसेंडिंग ऑर्डर है? पढ़े ना, स्लाइड पे लिखा हुआ है, इतना तो काम आप भी करें ना, सारे काम मेरे जिम्मे लगा दिए। और अगर मैं करता हूं, चले पहले ये बताइए, मैं लेस इंपॉर्टेंट पहले एक्सप्लेन करता हूं
और मोस्ट इंपॉर्टेंट बाद में एक्सप्लेन करता हूं। तो ये कौन सा तरीका है, ये असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर? जी साहब, ये असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ जाना असेंडिंग है। और अगर मैं पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन करता हूं और फिर मैं लेस इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन करता हूं, तो ये कौन सा ऑर्डर है? शाबाश, तो सही बता रहे हैं बच्चे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो ये दोनों तरीके फॉलो किए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या आप क्या तरीका फॉलो करते हैं। ठीक है जी, तो ये दोनों तरीके फॉलो किए जा सकते हैं। अगर बिल्ली वाला तरीका पहले बताएं और गेट तोड़ने का बाद में करें तो ये भी बड़ा मजेदार हो जाएगा। पहले बिल्ली की बात आ जाएगी तो फिर पता लगेगा अच्छा पहले टसल चल रही थी, बिल्ली ने टसल पैदा की, गेट बाद में टूटा और ये हुआ। और अगर आप गेट पहले तोड़ दें और बिल्ली की बात बाद में बताएं तो ये भी ठीक है, दोनों चीजें ठीक है। अच्छा बच्चों, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं। सवाल ये है कि इफ देयर इज अ मेजर नेचुरल डिजास्टर और एन इरेगुलर event in society, news sites might use this style writing to explain how event transpired on the day। यानी उस दिन वाकयात किस तरह वजूद में आए या उस दिन वाकयात कैसे मुआशरे में जनरेट हुए। तो आप ऐसे ही बताएंगे कि जनाब ये सुबह 11 बजे का वक्त था, 3 नीले रंग के कपड़ों में सिक्योरिटी गार्ड आए हैं, उनके हाथ में बंदूकें नहीं थी, छड़ियां पड़ी हुई थी, और जैसे ही वो टाउन में दाखिल हुए हैं उन्हें एक बड़े कुत्ते ने घेर लिया और जनाब 11:50 पर उसने एक सिक्योरिटी गार्ड के दाएं पैर के बाएं टखने में काट लिया और उसके नतीजे में सिक्योरिटी गार्ड वहीं पे चीखने लग गया और दूसरे गार्ड जो है वो 12:05 को उसे हॉस्पिटल लेके पहुंचे जहां पे उसको इंजेक्शन लगाया। तो ये तरीकाकार होता है कि बाज़ औक़ात हम बताते हैं कि इतने बजे ये हुआ था, इतने बजे ये हुआ था, इतने बजे ये हुआ था, और ये जब भी FIR कटाई जाएगी डॉग के खिलाफ, इसके अंदर ये लिखना पड़ेगा कि कितने बजे डॉग सिक्योरिटी गार्ड आए और डॉग का मूड खराब था, उसने काटा और डॉग के मालिक को अंदर किया गया। तो ये फिर इवेंट पूरी तरह लिखा जाए। तो ये लॉजिकल ऑर्डर। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कहते हैं सर छोड़ें, आप बिजनेस कम्युनिकेशन तो बहुत पढ़ाते हैं, हमें जरा बर्नौली इक्वेशन ही करा दें या हमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन करा दें। मुझे फौरन समझ आ जाएगा कि यार ये एक्सपोनेंशियल जो है ना, ये कोई इतनी आसान बात नहीं है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन मुझे करानी पड़ेगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक्सपोनेंशियल जो है वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मुश्किल चीज़ है, तो मैं पहले इनको डिफरेंशिएशन कराता हूँ, ठीक है जी, फिर मैं इनको इंटेग्रेशन कराऊंगा, फिर मैं इनको एक्सपोनेंशियल्स के नहीं फिर मैं इनको एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस पे लेके जाऊंगा और फिर मैं इनको एक्सपोनेंशियल आहिस्ता 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 इसको ऊपर ले जाएंगे। जैसे कि हमने जो है चढ़ना है, ऊपर जाना है, हमने ठंडियानी बड़ी हाइट है, तो हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन लगा के गाड़ी ऊपर ले जाएंगे, तो रस्से से ही खींचेंगे फिर गाड़ी को, और अंदर बैठे लोगों का तो अल्लाह ही मालिक है। फिर तो हम क्या करेंगे, हम आहिस्ता 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 पहले डिफरेंशिएशन, फिर इंटेग्रेशन, फिर एक्सपोनेंशियल। तो कॉम्प्लेक्स चीज को समझाने के लिए हमें आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ता है, फिर आप मुश्किल चीजों की तरफ जाते हैं। इसका आइडियल अगर आप देखना चाहते हैं ना मुजाहरा, तो वो किया है अमेरिकन ऑथर्स ने। मैं वाकई इसके अंदर मानता हूँ कि अमेरिकन ऑथर ने ऐसी ऐसी किताबें लिखी हैं, कुछ ब्रिटिश ऑथर ने भी लिखी है, जैसे आपकी किताब है क्वांटिटेटिव मेथड की, मेरे पास भी है, मैं पहले पढ़ाता हूँ ना, तो मेरे पास भी है वो किताब। मैं आपको किताब पढ़ के सुनाता हूँ, यहाँ पढ़ी थी यार, इधर भी मोटी सी किताब थी, होए घूम गई है कहीं, 1 मिनट बताता हूँ वो किताब थी, हाँ किताब है मैथमेटिक्स फॉर सोशल साइंसेज एंड इकोनॉमिक्स। तो वो मैथमेटिक्स फॉर सोशल साइंसेज एंड इकोनॉमिक्स है। पहले बताता है नंबर क्या होता है, फिर बताता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर बताता है इक्वेशन कैसे बनती है, फिर बताता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, फिर बताता है नहीं, पहले
स्क्वायर्ड इक्वेशन कैसे बनती है, फिर क्वाड्रेटिक कैसे बनती है, आहिस्ता 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 कॉन्सेप्ट बनाता है। नतीजा ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है। अच्छा, अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऐसे लिखना होता है कि ये काम क्यों हुआ, इस काम की ये वजह थी, कॉज़लिटी, कॉज़लिटी वजह, इस काम की वजह क्या थी। मिसाल के तौर पे आजकल लोग बड़े परेशान हैं, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ गया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ गया, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ने से गुड्स की प्राइसेस बढ़ गई, गुड्स की प्राइसेस बढ़ गई। तो प्रोड्यूसर ये कहता है कि मैं चीज महंगी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बिजली का बिल ज्यादा है। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्रीज causes increase in prices of goods। ठीक है, या हम यूं कहते हैं कि जनाब बिजली का बिल ज्यादा होने से चीजें महंगी हो गई, तो इसके अंदर कॉज लिखी जाती है, कॉज लिखी जाती है। ठीक है, या हम ये कहते हैं कि नेबर फाइट्स ड्यू टू कैट ईट देयर पिजन। तो ड्यू टू आ गया, ये काज आ गया, लड़ाई हुई चूंकि बिल्ली उनका कबूतर खा गई थी, चीजें महंगी हुई चूंकि बिजली का बिल बढ़ गया था। तो ये है कॉजलिटी, इसकी वजह ये है। अब जरा तरतीब देखिए क्या थी, तरतीब देखें तो बाज़ चीजों को टाइम के एतबार से लिखना पड़ता है, पहला इवेंट क्या था, दूसरा इवेंट क्या था। बाज़ चीजों को कम अहम से ज्यादा अहम की तरफ ले जाना पड़ता है, ठीक है जी, असेंडिंग ऑर्डर। और बाज़ चीजों को जो है वो ज्यादा अहम से कम अहम की तरफ ले जाना पड़ता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। और बाज़ जगह पे चीजों को जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी के एतबार से आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे स्टेप लेके जाना पड़ता है कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। और बाज़ जगह पर वजह बतानी पड़ती है कि ये काम इस वजह से हुआ है। ठीक होगी बात। तो यहां तक अगर बात समझ आई है तो बच्चे जी लिख के एंटर कर दें ताकि हमें बात समझ आ जाए कि आपको ये बात क्लियर हो गई है। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया बच्चों, आप तो तगड़े हो गए माशाल्लाह। इसका मतलब बच्चे हमारे तगड़े, हम एवं इनके ऊपर शक करते हैं। अच्छा, तो हम बच्चों आपसे फिर एक सवाल पूछ लेते हैं। सवाल ये है कि जनाब आप ये बता दीजिए कि फर्स्ट गो फॉर सिंपल आइडिया फर्स्ट एंड बिल्ड अप द रीडर कॉन्फिडेंस इज एन आइडियल टू डील विद। अगर मैं पहले रीडर का कॉन्फिडेंस बढ़ाना शुरू कर दूं आहिस्ता आहिस्ता, फर्स्ट आइडिया सिंपल रखूं, फिर एतमाद बिल्डअप करूं, तो मैं क्या करना चाहता हूं। तो बच्चे कह रहे हैं सर इसका मतलब ये है कि आप कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए आपने पहले आहिस्ता आहिस्ता एतमाद बनाया है और फिर आप लेके जाएंगे बर्नौली इक्वेशन की तरफ या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की तरफ। सर आप बड़े सियाने हो गए। तो ये बच्चों यहाँ पे आके हम कहते हैं कि ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। इस टॉपिक में हमने क्या क्या सीखा है। आप कहेंगे सर क्या नहीं सीखा, इसमें तो सारा कुछ सीखा हमने। इस टॉपिक में हमने अगर गौर करें तो हमने ये सीखा है कि जनाब किसी मैसेज में, बिजनेस मैसेज में वॉल्यूम कितना रखना है, मिकदार कितनी रखनी है इंफॉर्मेशन की। हमने इसका डिजाइन बनाना सीखा है कि इसका फ्रेमवर्क कैसे बनाना है, पहले क्या चीज लिखनी है, दूसरे नंबर पे क्या लिखनी है। फिर हमने ये देखा है कि डेटे को ग्रुप कैसे करना है, इंफॉर्मेशन को या मटेरियल को ग्रुप कैसे करना है, उसके मुख्तलिफ ग्रोह कैसे बनाने हैं, और फिर हमने इसकी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्डरिंग कैसे करनी है, ये हमने इस सारे लेक्चर में सीखा। तो ये बच्चों हो गया हमारा पहला टॉपिक आज का। दूसरा टॉपिक देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो मैं इस प्रेजेंटेशन को अब क्लोज कर देता हूं और दूसरी प्रेजेंटेशन पर आपके लिए कोई बात करने की कोशिश करता हूं। तो हम इसको देखते हैं कि दूसरी प्रेजेंटेशन क्या रखी गई थी।
दूसरी प्रेजेंटेशन इससे भी मजे की है, उसमें बात होनी है